नमस्कार मित्रों, विकास क्लासेस इलाहाबाद में आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। मैं विकास मिश्रा आपके सामने एक बार हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, आज जो तारीख है वो आप जानते हैं 10 अगस्त 2020 है और 9 अगस्त 2020 को आपका बीएड एंट्रेंस एग्जाम हुआ था। तो उसमें जो आपका एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, आप सभी लोग जानते हैं कि उसमें आपको एग्जाम जो पेपर होता है वो नहीं मिलता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपके सामने जो 50 प्रश्न थे हिंदी में लगभग आते हैं, तो उनमें से मुझे लगभग लगभग जो प्रश्न मिले हैं सभी 50 प्रश्न मिल गए हैं। तो उन प्रश्नों के बारे में बात कर रहा हूं मैं कि कौन कौन से प्रश्न आए थे और कौन कौन से उनके उत्तर आपके सही होंगे, तो उनके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको ऑप्शन नहीं दूंगा, यहाँ पर सिर्फ आपको मैं प्रश्न दूंगा और उसके साथ ही साथ आपको उत्तर देने की कोशिश करूंगा। तो बिना समय गंवाए दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न जो था, पहला प्रश्न जो हमारे सामने मित्रों था वो था कि महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा। पहला प्रश्न है महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा। तो मित्रों आपको पता है महोत्सव में जो संधि बनेगी वो आपका महाधन उत्सव, और अगर इसमें संधि पूछी जाएगी तो आपका AOR, इसका मतलब यहाँ पर जो संधि बन जाएगी यह आपकी गुण संधि के अंतर्गत मानी जाएगी और जो संधि विच्छेद बनेगा वो महाधन उत्सव बनेगा। दूसरा पूछा है कि पावक में संधि है। पावक पूछ रहा है, मैंने बताया था कि जहां भी आपके तीन शब्दों में अगर आपके शब्दों के बीच में या और वह आए तो सीधे सीधे आप देखिएगा जो संधि बन जाएगी कौन सी मित्रों, अयादि संधि बनेगी। अगर आप लोगों ने जो भी मेरा वीडियो देखा होगा, निश्चित है हिंदी में कई प्रश्न आपको बिल्कुल उसी तरह के हूबहू आपको मिले होंगे। जो मैंने अभी 50 प्रश्नों का एक आपको संग्रह दिया था संधि में से, ये सारे प्रश्न उसी में से आपका आया हो, चाहे महोत्सव हो चाहे पावक हो। इसके साथ ही साथ पूछा था कि अली अली का अर्थ क्या है, यानी क्वेश्चन में आपके सामने पूछा गया है कि अली और अली का अर्थ क्या है। तो मित्रों अली और अली का जो अर्थ होता है वो एक होता है भंवरा और एक होता है आपका सखी। अगला पूछा है उज्जवल, यानी अगला क्वेश्चन है कि उज्जवल का संधि विच्छेद होगा या संधि होगी। तो उज्जवल में आपको पता है कि जिस संधि शब्द की शुरुआत जग की सहुत से होती है, यानी जग से हो या सा से हो या उ से हो या ता से हो, वहां पर संधि हमेशा व्यंजन बनती है। तो संधि कौन सी बन जाएगी, व्यंजन बन जाएगी मित्रों। और जो संधि विच्छेद बनेगा उद्धम्जल बराबर उज्जवल बन जाएगा। अगला आपका पूछा है कि छायावादी युग के प्रवर्तक कौन थे। क्वेश्चन था छायावादी युग के प्रवर्तक कौन थे। तो मित्रों आपको सबको पता है कि छायावादी युग के जो प्रवर्तक माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद आपके माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। तो निश्चित है सुमित्रा नंदन पंत होंगे, इसके सुकुमार कवि माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका सातवां पूछा था हिंदी में भाव एवं कला किसके द्वारा दर्शाई जाती है। जो आपके अंदर भाव हैं, मन में जो विचार उठे हैं, उसको आपको दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करना पड़ेगा, रस का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर आपके अंदर प्रेम का भाव है तो कैसे वर्णित होगा, रस के माध्यम से होगा, श्रृंगार रस के माध्यम से। तो वही बात की गई है, रस के माध्यम से। निम्न में से किसमें उपसर्ग नहीं है। तो मित्रों यहाँ पर दर्शन शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर दर्शन, तो जब आप दर को अलग करोगे और इधर सन को अलग कर दोगे तो मित्रों हिंदी में सन कोई सार्थक शब्द है ही नहीं। सन का मतलब इंग्लिश में है, सन का मतलब हिंदी में कोई अर्थ नहीं है, तो इसीलिए इसमें आपका कोई उपसर्ग नहीं बनेगा। दूसरा कह रहा है कि निम्न में रूढ़ शब्द क्या है। तो मित्रों रूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं जिन शब्द का कोई, यानी जिन शब्द का जो मूल शब्द है, यानी रूढ़ का अर्थ होता क्या है कि जब अपने में वो मूल अर्थ में होते हैं तब तो अर्थ होता है, लेकिन जब उनके टुकड़े कर दोगे तो कोई अर्थ नहीं होता। जैसे आपने लिखा पशु, तो पशु का अर्थ तो अभी तो है, लेकिन जब मैं इसको पा धन सो कर दूं तो क्या कोई अर्थ है, नहीं है ना। तो ये क्या बन जाएगा, रूढ़ शब्द। अगला पूछा है कि निम्न में छायावादी कवि कौन है। तो मित्रों वहां पर आपको जो ऑप्शन मिला था वो महादेवी वर्मा का मिला था, तो इसमें सबसे सही ऑप्शन हो जाएगा आपका महादेवी वर्मा, यानी निम्न में छायावादी कवि कौन है, तो महादेवी वर्मा। आइए देखते हैं कि आपका जो 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वो क्या कह रहा है। आइए देखते हैं जो आपके सामने प्रश्न नंबर आपका है 11 नंबर क्या कहता है। अंबर का विलोम पूछा है। तो अंबर का मित्रों जो विलोम होता है वो आपका अवन ही होता है। कुछ लोग अंबर का पाताल करके आए हैं, कुछ लोग धरती करके आए हैं, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। अंबर का विलोम मित्रों जो होता है वो अवन ही होता है। अगला क्वेश्चन क्या था कि सुत का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो सुत का मित्रों जो स्त्रीलिंग बनेगा वो सुता बनेगा।
क्योंकि जब भी आपके सामने मित्रों एक चीज याद रखिएगा, अगर आपके सामने अकारांत शब्द आते हैं और उनमें कहा जाए स्त्रीलिंग बनाइए, तो अकारांत से स्त्रीलिंग बनाते समय उसका परिवर्तन जो कर दिया जाता है वह आपका आकारांत में कर दिया जाता है। जैसे सुत का सुता, कृष्ण का कृष्णा, तो ये क्या है आपके पुरुष से स्त्रीलिंग बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी अगर आकारांत शब्द हैं तो उनका परिवर्तन किसमें आप कर दोगे, आकारांत में कर दिया जाता है। अगला है कि सदानन का संधि विच्छेद क्या होगा। मित्रों बहुत ही उपयोगी है, सदानन पर्यायवाची भी पूछता है, तो सदानन जो पर्यायवाची है वो आपको याद रखना है, कार्तिकेय जी का रखना है। यानी शंकर भगवान जी के सुपुत्र का नाम जो है वो सदानन के नाम से जाना जाता है, कार्तिकेय जी की पर्यायवाची भी है और ये हमेशा पूछता है। तो आपको पता है कि जब भी वर्ग का आपका अगर कोई तीसरा अक्षर आता है तो अपने ही वर्ग के किस में बदल जाता है, पहले में। तो आपने देखा कि टा, ठा, डा, यानी ये तीसरा है किसका, टा वर्ग का, तो अपने ही वर्ग के किस में बदल जाएगा, पहले में, तो बन जाएगा सट धन अन बराबर सदानन बन जाएगा। भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं मित्रों, वहां पर आपको ऑप्शन मिले होंगे, 4-5 रहे होंगे, तो उसमें जो सबसे सही ऑप्शन है आपका वो प्रमुख कवियों में कौन माने जाते हैं, तुलसीदास जी आपके माने जाते हैं। पृथ्वी शब्द है, यानी पृथ्वी शब्द जो आपका है वह आपका तत्सम शब्द है, यानी पृथ्वी शब्द है जो है वो तत्सम है। जब भी किसी शब्द में अगर आपका री की मात्रा लग के आए या कह लीजिए रा ऐसे वाला लग के आए तो समझिएगा वो हमेशा तत्सम ही रूप माना जाएगा। कृपाण किस प्रकार का शब्द है, पूछा है कि कृपाण किस प्रकार का शब्द है। तो मित्रों आपको पता है कि कृपाण जो शब्द है आपका संस्कृत का शब्द माना जाएगा। अगर पूछा जाएगा कि कृपाण शब्द किसका है तो आपको बताना है कि कृपाण जो शब्द है वह आपका संस्कृत का शब्द है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से हास्य कवि हैं, पूछा है निम्न में से हास्य कवि हैं, तो हास्य कवि जो आपके माने जाएंगे मित्रों हरिशंकर परसाई जी माने जाएंगे हास्य कवियों में से। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके साथ संयोजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो जो मित्रों संयोजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वह आपके उपसर्ग के साथ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ये जो आपका चिन्ह है यह कौन सा चिन्ह है, तो मित्रों इसे पुनरुक्त चिन्ह के नाम से यहाँ पर संबोधित किया जाएगा। जो चिन्ह है आपका वो आपका पुनरुक्त चिन्ह माना जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा था 20वां कि गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या है। यानी गूलर का फूल होना, जैसे गूलर का फूल कोई जल्दी देख नहीं पाता ना तो उसको तोड़ सकता है, तो गूलर का फूल होने का अर्थ जो है वह आपका दुर्लभ होने से माना जाएगा। तो ये आपने देखा क्वेश्चन नंबर 20वां। अब देखते हैं मित्रों क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, उसके बारे में बात करते हैं। आइए मित्रों देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि बोझ उतारना मुहावरे का अर्थ होता है। यानी जो बोझ है वो उतारने का अर्थ होता है कि बात पक्की कर लेना, यानी बात पक्की कर लेना, यानी जो बात है उस बात को पूरी तरह से क्या कर देना, पक्का कर देना। रहीम किसके दरबारी कवि थे, पूछा गया है कि रहीम किसके दरबारी कवि हैं। तो रहीम जी जो दरबारी कवि थे वो अकबर के थे। बहिर्मुखी में समास होगा। मित्रों थोड़ा सा इस समास को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, कुछ लोग बता रहे हैं तत्पुरुष समास, लेकिन बहिर्मुखी अगर मैं शब्द को तोड़ना चाहूंगा तो बहिर्मुखी जो आपका शब्द है, यानी अगर यहाँ पर बात की जाए बहिर्मुखी, तो यह जो आपका बना है इसमें बहिर क्या है, उपसर्ग है, और मुखी आपका एक शब्द है। तो अगर देखा जाएगा तो जब उपसर्ग से या अव्यय से किसी शब्द की शुरुआत होती है तो वहां पर आपका अव्ययी भाव समास आपका बनता है। तो मेरे अनुसार यहाँ पर जो समास बनना चाहिए मित्रों वो आपका अव्ययी भाव समास ही बनना चाहिए। अगर आपका बहुब्रीहि समास का ऑप्शन रहा होगा तो आप बहुब्रीहि समास मान सकते हो क्योंकि बहुत से मुख वालों की बात हो रही है। तो यहाँ पर अगर बहुब्रीहि समास का ऑप्शन नहीं था तब आपका अव्ययी बनेगा, और अगर था तो आपका बहुब्रीहि बन जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संप्रदान कारक जो होता है आपका, यानी कारक का क्वेश्चन था कि संप्रदान कारक का जो चिन्ह है वो क्या होता है। तो आपको सबको पता है संप्रदान के लिए जो प्रयोग किया जाता है के लिए, यानी कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान ये आपका चलता है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका के लिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सर से पांव के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। यानी कोई चीज सर से शुरू हो और पांव तक जाए तो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग क्या करेंगे, तो उसके लिए जो किया जाएगा आपाद मस्तक शब्द का प्रयोग आपका किया जाएगा। अगला प्रश्न आपसे किया है स्थायी भाव को उद्दीपन का कारण क्या कहलाता है। कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने प्रश्न याद नहीं है, तो कुछ आपका जो प्रश्न था वो ऐसा ही था कि स्थायी भाव को उद्दीपन का कारण क्या कहलाता है। तो देखिएगा इसमें जो आपका होगा उद्दीपन होगा। उद्दीपन क्या होता है,
जो मन के भाव को बढ़ा देता है वही उद्दीपन कहलाता है। जैसे राम भगवान जो मिले थे सीता जी से, वन में मिले थे, तो बगिया की सुंदरता थी वो उद्दीपन का कार्य कर रही थी। उद्दीपन का अर्थ क्या होता है? जो मन के भाव को बढ़ा दे, जो चीजों को बढ़ा दे, वही क्या है? उद्दीपन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, चक्रधर शब्द है योग रूढ़ है, यानी योग रूढ़ क्यों है? ऐसे शब्द होते हैं जिनका एक अर्थ ना निकलकर कोई तीसरा अर्थ निकलता है, यानी कह लीजिए जो बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं वो सभी योग रूढ़ शब्द होते हैं। तो इसीलिए इसमें चक्रधर जो समास है बहुब्रीहि समास बनेगा तो शब्द बन जाएगा आपका योग रूढ़। अगला क्वेश्चन है, महाकाव्य के कितने भेद होते हैं? मित्रों, महाकाव्य के जो भेद होते हैं वो आपके जो माने जाते हैं वो दो ही भेद मुख्य रूप से आपके माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाकाव्य में किस चीज का वर्णन रहता है? तो मित्रों, जो महाकाव्य होता है, महाकाव्य में जो वर्णन किया जाता है किसी एक व्यक्ति के संपूर्ण जीवन की चर्चा की जाती है। जैसे आपने देखा रामायण, तो रामायण में जो मेन मुख्य उद्देश्य है, यानी जो मेन रूप से उसमें के हीरो हैं वह राम जी हैं, तो राम जी के संपूर्ण जीवन की चर्चा वहां पर मित्रों आपने देखा है की गई है। उनके जन्म से लेकर मरण तक का वर्णन किया गया है। तो संपूर्ण जीवन का वर्णन महाकाव्य में होता है। और जो महाकाव्य का नायक होता है वो धीरोदात्त गुणों से परिपूर्ण होता है। धीरोदात्त गुण का मतलब होता है कि उसके अंदर सब तरह के गुण होते हैं, एक गुण को छोड़कर, और वो होता है गुस्सा। गुस्सा उसके अंदर बिल्कुल क्रोध आपको देखने को नहीं मिलता है। अगला क्या है? क्रोध नहीं मिलता। देखिएगा, क्रोध क्यों नहीं होता? क्योंकि जो वो व्यक्ति होता है वो संपूर्ण गुणों से युक्त होता है, तभी उसको धीरोदात्त कहते हैं। और क्रोध उसके अंदर नहीं होता, लेकिन थोड़ी मात्रा में पाया भी मित्रों जाता है। जैसे आपने देखा होगा रामायण देखते समय कि रामायण में जब उन्होंने लगातार 3 दिन तपस्या की और उन्होंने व्रत रखा, लेकिन उसके बाद भी जो समुद्र देवता थे वो प्रकट नहीं हुए, तब राम जी को क्रोध आया था। और वहीं एक ऐसा समय मुझे लगा जिसमें संपूर्ण रामायण में उनके क्रोध के बारे में बात की गई थी। तो उन्होंने कहा था, जब उन्होंने कहा कि विनय न मानत जड़त बिन, अब गए 3 दिन बीत, अब बोले राम स्नेह बिन, भय बिन होय न प्रीत। यानी वहां पर 3 दिन विनय करते हुए बीत गए थे, लेकिन फिर भी उनके ऊपर कोई असर समुद्र देवता के ऊपर नहीं हो रहा था। तब उनको क्रोध आया और उन्होंने कहा कि मैं पूरी की पूरा ये जो समुद्र है इसको ही सुखा दूंगा। तो संपूर्ण जीवन की चर्चा होती है। अगला है 30 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। जो आपके क्वेश्चन दिए लिए थे 3-4 ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें से आपने देखा होगा एक उज्जवल भी लिखा था, लेकिन वहां पर जो उज्जवल लिखा था यहाँ आधा जा होना चाहिए था, लेकिन वहां पर पूरा जा लिखा हुआ था। तो उनमें से जो हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं आपका मान लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन था, भारत में अनेकों पर्व मनाए जाते हैं, इस शब्द में शुद्धता को देखना था। तो मित्रों, अनेक अपने आप में बहुवचन है, अनेक का अनेकों को भी बहुवचन बन ही नहीं सकता है। तो ये भी आपका अनेक पर्व वाला आपका ऑप्शन जो होगा मित्रों वो आपका सबसे सही मान लिया जाएगा। अब देखते हैं जो अगला क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन मित्रों आपका क्या कह रहा है उसके बारे में आइए बात करते हैं। आइए मित्रों, जो आप क्वेश्चन देखते हैं वो आपका क्वेश्चन क्या कहलाएगा? 32 नंबर का क्वेश्चन है ये। आपका जो क्वेश्चन नंबर है वो 31 तक आपने देख लिए थे, और यहाँ जो अब आपके सामने क्वेश्चन लिखे हैं ये 32 के आगे क्वेश्चन है, 31 तक मैंने वहां पर देखा था। और ये जो क्वेश्चन है आपका 32 है, ये आपका 33 है, ये आपका 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 और 41। अब देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है कि मैं चित्र बना रहा हूं, किस काल का वाक्य है? मैं चित्र बना रहा हूं, यानी काम जो चल रहा है वर्तमान में भी चल रहा है। तो इसका मतलब यह जो आपका बन जाएगा मित्रों, यह क्या बनेगा? वर्तमान काल के अंतर्गत इसको मान लिया जाएगा। यानी मैं चित्र बना रहा हूं, अब पूछा जाए कौन सा आपका वाक्य है, तो ये आपका वर्तमान काल का वाक्य माना जाएगा। अगला है संबंध बोधक अव्यय किसके साथ लगते हैं? जो संबंध बोधक अव्यय है वो किसके साथ लगते हैं मित्रों? ये आपको पता है संज्ञा के साथ प्रयोग किए जाते हैं, और इसके साथ साथ है किसके साथ प्रयोग किए जाते हैं? सर्वनाम के साथ प्रयोग किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है मुझे किस पुरुष के अंतर्गत आता है? क्वेश्चन जो था मुझे किस पुरुष के अंतर्गत आएगा, तो जो मुझे शब्द है वह आपका उत्तम पुरुष के अंतर्गत माना जाता है। मुझे जो शब्द है वह सर्वनाम के अंतर्गत आता है, उत्तम पुरुष के अंतर्गत आपका मान लिया जाता है। वह बहुत बोलती है में क्रिया विशेषण है,
यानी बोलना क्रिया है और कैसे बोलती है, बहुत बोलती है। तो बहुत क्या बन जाएगा, क्रिया विशेषण आपका बन जाएगा। तो यानी बहुत क्या है, में क्रिया विशेषण है। तो जो आपका बहुत शब्द है यही क्या बनेगा, क्रिया विशेषण के रूप में कार्य करेगा, क्योंकि क्रिया की विशेषता बता रहा है कि बहुत है। श वर्ण का उच्चारण स्थान सबको पता है मित्रों, श वर्ण का जो उच्चारण स्थान होता है वो आपका मूर्धा होता है। अगला क्वेश्चन किया था, सूरदास का साहित्य किस भाषा में लिखा है। तो आपको मित्रों सबको पता है सूरदास का जो साहित्य लिखा है वह आपका ब्रज भाषा में लिखा हुआ है। किस भाषा में मित्रों, ब्रज भाषा में। अगला है, दिमाग भ्रमित होना मुहावरे का अर्थ है। यानी दिमाग भ्रमित होने का जो अर्थ होता है वह आपका क्या हो जाएगा, दिमाग घूम जाना, यानी एक प्रकार से चक्कर में पड़ना, अर्थ है चक्कर में पड़ना। अगला है, आलू किस भाषा का शब्द है। तो आपको पता है आलू जो शब्द है आपका मित्रों वह आपका पुर्तगाली शब्द है। आलू जो शब्द है किसका है, पुर्तगाली है। जो व्यक्ति पदार्थ हृदय के भाव को जगा दे उसे मित्रों जो कहा जाता है रस में, वो आपके विभाव के नाम से संबोधित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो मित्रों जो एक शब्द लिखा हुआ था वो आपका था मिठाई। मिठाई जो शब्द है आपका ये भाववाचक नहीं है, जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि मिठाई जो होता है उसमें लड्डू भी आता है, पेड़ा भी आता है, बर्फी भी आती है, तो कई तरह के हो जाते हैं। तो इसका मतलब वो जाति के बारे में बता रहा है, ना कि भाववाचक। मिठाई भाववाचक संज्ञा नहीं है, जाति है। इसका भाववाचक जो बनेगा वो मिठास बनेगा, जो आप महसूस करते हो। इसी के साथ मित्रों जो 41 नंबर क्वेश्चन आपके हो गए। 42 और 43 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने मित्रों दिए गए थे, एक आपका पूछा गया था अलंकार। अलंकार में कुछ लाइन अब मुझे याद नहीं आ रही है, क्योंकि जो वहां पर क्वेश्चन था वो ज्यों ज्यों करके ऐसा कुछ प्रश्न बताया गया था, लेकिन वो कंफर्म नहीं है। और एक जो ज्यों ज्यों से अगर मैं अर्थ निकालूं तो आपका अनुप्रास अलंकार मेरे अनुसार बनना चाहिए। एक क्वेश्चन आपका जो दिया गया था छंद पहचानने के लिए दिया गया था कि छंद में कौन सी लाइन आप, यानी छंद की लाइन लिखी हुई थी और पहचानना था। तो मित्रों वो भी आपको सवाल नहीं मिल पाया है। तो 43 क्वेश्चन तक तो है और 7 प्रश्न ऐसे थे जिनको मैं संकलन नहीं कर सकता और न वो मुझे प्रश्न मिल पाए हैं। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने पूरी कोशिश की कि 50 क्वेश्चन रखूं, लेकिन मित्रों वो पूरे प्रश्न आपको नहीं मिल पाए। जो प्रश्न मिल पाए हैं वो 43 ही मिल पाए हैं। और मित्रों एक बात बताना चाहता हूं, जो हमारी कुछ प्रतियोगिता रोज रात 9:30 बजे हमारे टेलीग्राम चैनल पर विकास क्लासेस इलाहाबाद में होती है। मैंने ये सभी प्रश्न लगभग अगर शुरू से अंत तक देखा जाए तो मैंने सभी प्रश्नों का संकलन आपको दिया होगा, कभी ना कभी जरूर ये प्रश्न करवाए होंगे। तो मित्रों मेरे चैनल को आप देखते रहिए और उसके साथ साथ उसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। और अब मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ मित्रों। धन्यवाद, नमस्कार।